नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल नया टॉपिक है। आपको पता ही होगा कि मोदी सरकार ने कानूनों में कुछ चेंजेस कर दिए हैं और जो ब्रिटिश ज़माने में एक्ट पास किए गए थे उन एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। लेकिन वो परिवर्तन कितना सही है, कितना गलत है, कितना उचित, कितना अनुचित, इसके बारे में मेरे ख्याल से कॉमन मैन को कोई जानकारी नहीं है। ये अलग बात है कि मीडिया जो है वो बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, बट रियलिटी कुछ और है फ्रेंड्स। वो उसी पर हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा एक छोटी सी जानकारी भी देना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। मेरा निवेदन है कि इसको आखिरी तक देखिएगा, या काफ़ी काम की जानकारी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो है कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ जो कि आप लोग कई बार फेस करते होंगे मेरे ख्याल से। देखिए, वो लोग जो अपना केस जो है खुद लड़ रहे हैं, बिना वकील के लड़ रहे हैं, कई बार जो जज होते हैं वो उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। क्योंकि जिला कोर्ट के जज जो होते हैं वो ना सिर्फ बदमाश होते हैं, बल्कि उनका जो कैरेक्टर होता है वो भी कई बार डाउटफुल रहता है। ठीक, क्योंकि जिला कोर्ट में जो जज बैठता है वो एग्ज़ाम में रट्टा मार के पास होके जज बनता है। ठीक है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं होता और वो अक्सर ये कोशिश करता है कि कोई भी बात उसके ऊपर हावी ना हो, एनी हाउ वो अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि वो जज को एक एप्लीकेशन दे रहे थे, तो जज ने उस एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया। मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं दोस्तों कि जो जिला कोर्ट का जज हो, कहीं का भी जज हो, हाई कोर्ट का ही हो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो, कोई भी जज किसी भी तरह की एप्लीकेशन को लेने से मना नहीं कर सकता। वो कर ही नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है, खासकर जिला कोर्ट का जज, तो उसकी नौकरी चली जाएगी। वो ये नहीं बोल सकता कि ये एप्लीकेशन आप क्यों दे रहे हैं, किस धारा में दे रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। नहीं, वो कोई एप्लीकेशन नहीं दे लेने से मना नहीं कर सकता। आप उसको एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसको लेना पड़ेगी। और वो अगर लेने से मना करता है तो आप जो हैं उसी कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिनको डीजे साहब कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है, वह जनरली 1 नंबर कोर्ट में बैठता है, या फिर सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनमें से जो भी सुविधा वहाँ पर मौजूद हो, आप उसके पास चले जाइए और उसको बोल दीजिए कि सर मेरी ये एप्लीकेशन लेने से जज साहब मना कर रहे हैं। जनरली होता ये दोस्तों कि जज कभी मना करता ही नहीं है, लेकिन कई बार कुछ बदमाश जज आ जाते हैं जिनको लगता है कि हम फंस सकते हैं, इसलिए वो एप्लीकेशन लेने से मना करते हैं। हमारे एक मतलब इस व्यूअर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि वो एक एप्लीकेशन देने जज को गए, तो जज ने वो एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया और कहा कि इसमें आप धारा लिख के लाओ, किस धारा के तहत आप दे रहे हो। हुआ कुछ यूँ था कि वो हमारे जो जिनका फ़ोन आया था व्यूअर्स, उन्होंने बताया कि 1 तारीख पर वो गए नहीं थे, तो जब वो नहीं गया तो जज ने कॉस्ट लगा दी उनके ऊपर। तो कॉस्ट लगाने के बाद जब वो कल या परसों की तारीख पे वापस गए, अब उनकी वाइफ अपसेंट थी, तो उन्होंने जज से निवेदन किया कि सर मैं नहीं आया तो आपने मेरे ऊपर कॉस्ट लगा दी थी, मेरी वाइफ नहीं आई उस पर ही कॉस्ट लगाइए। तो जज ने कॉस्ट लगाने से मना कर दिया। इन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी, तो जज ने कहा कि एप्लीकेशन मैं नहीं लूँगा, इसमें आपने धारा नहीं लिखी है। अब मैंने धारा लिखी हो ना लिखी हो, आपको एप्लीकेशन लेना पड़ेगी, क्योंकि ये नियम है। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है कि भले कोई किसी एप्लीकेशन में धारा ना लिखे, मगर जज की ड्यूटी है कि उस एप्लीकेशन को स्वीकार करे और उस पर अपना निर्णय दे। एप्लीकेशन जो भी आप देते हैं जज को, जज उसको पढ़ता है और फिर उस पर कुछ ना कुछ निर्णय देता है, या तो उसको स्वीकार करता है या उसको अस्वीकार करता है। तो इन्होंने एक रिटर्न एप्लीकेशन जज को दी, तो जज साहब उसको ले ही नहीं रहे थे और बहाने क्या बना रहे थे कि इस पे धारा आपने नहीं लिखी है। तो उन्होंने जज से पूछ लिया कि सर आपने उस दिन मेरे ऊपर कॉस्ट लगाई थी, तो आपने भी तो ऑर्डर शीट में धारा नहीं लिखी है कि किस धारा के तहत आप मुझ पर कॉस्ट लगा रहे हैं। ये सुनकर जज साहब को बुरा लग गया कि अरे ये तो मुझसे अकड़ रहा है, जबकि अकड़ने वाली बात नहीं है, बिल्कुल खरी बात है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। तो हालांकि जो ये क्लाइंट है, इन्होंने काफ़ी अच्छी तर्क जज के सामने रखे। जज साहब को बड़े बड़े बुरे लगे वो तर्क, क्योंकि ये समस्या ये है ना कि इन बेईमान जजों को अगर हम आईना दिखाते हैं तो इनको बुरा लग जाता है। उस आईने में ये अपनी गंदी सूरत देखते हैं, इनको पसंद नहीं आता, इनको बुरा लगता है।
तो फाइनली हुआ ये कि उनकी एप्लीकेशन जज साहब ने नहीं ली। तो अगर ऐसा कभी कुछ भी होता है फ्रेंड्स, तो सीधी सी बात है कि वो जो एप्लीकेशन है वो आप डीजे साहब के पास जाएं, पक्का डीजे साहब उनको बुलाकर वो एप्लीकेशन दिलवाएंगे। ठीक है, पक्का 1001% वो एप्लीकेशन वो उनको देंगे ही, क्योंकि एप्लीकेशन लेना ही पड़ती है। किसी भी तरह की एप्लीकेशन को लेने से कोई जज कभी भी मना नहीं कर सकता, भले आपने एप्लीकेशन में कुछ भी लिखा हो, भले आपने उसमें धारा लिखी हो या ना लिखी हो, कोई भी न्यायाधीश उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और डीजे साहब के यहाँ दे के आ जाइए, और एक एप्लीकेशन में डीजे साहब को लिख के दे दीजिए कि जज साहब ने ऐसा ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया। जिला कोर्ट के जो जज होते हैं वो चाहे मजिस्ट्रेट हों या फिर सेशन जज हों, इनकी शिकायत आप डीजे साहब के यहाँ लिखित में कर सकते हैं, उसकी एक कॉपी विजिलेंस में भेज सकते हैं, उसकी एक कॉपी संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहाँ भेज सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। इसलिए जिला कोर्ट मामलों में कभी भी डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप देंगे, जज साहब को स्वीकार करनी पड़ेगी, और जब तक जज साहब उस पर निर्णय नहीं दे देते तब तक वो केस दोस्तों आगे नहीं बढ़ेगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए नए कानूनों के बारे में, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के बारे में। एक लाइन में उत्तर दूं तो दोस्तों टोटल बकवास चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ये वही कानून है दोस्तों जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, बस धाराएं चेंज हो चुकी हैं। कुछ ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति किसी एड्रेस पर रहता है, अब वो उस व्यक्ति ने वो एड्रेस छोड़ दिया है, नए घर में चला गया है, तो क्या उस व्यक्ति में चेंज आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ है। आईपीसी, सीआरपीसी में कई ऐसी धाराएं थी जो किसी काम की नहीं थी, इसलिए इन धाराओं को इन्होंने हटा दिया है। बस इतना सा किया गया है, और जब वो धाराएं हटेंगी तो सीधी सी बात है, जो बाकी धाराएं पहले से थी उनके नंबर में चेंज आएगा। ठीक है, मान लीजिए 10 लोग लाइन में खड़े हैं और आपका नंबर 5वां है। अब 2 नंबर का व्यक्ति, 3 नंबर का व्यक्ति उस लाइन को छोड़ देते हैं, तो आपका नंबर तीसरा हो जाएगा। बस, तो आप 5वें नंबर पे थे तब भी आप ही थे, आप तीसरे नंबर पे जा रहे हैं तब भी आप ही रहेंगे। आप में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दैवी शक्ति आपके अंदर नहीं आ जाएगी। बस वही यहाँ पर हुआ है। मोदी सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस में चेंजेस करे हैं। चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं कि जो धाराएं, कई धाराएं ऐसी थी जो किसी काम की नहीं थी आईपीसी में, जिनकी संख्या 60-70 के आसपास थी, उन सबको हटा दिया गया है। उनके हटाने से बाकी धाराओं के नंबर चेंज हो गए हैं। यहाँ पर बलात्कार पहले 376 नंबर पे था, अब बलात्कार की धारा 64 हो गई है। ठीक है, इस तरीके से धाराओं में चेंजेस हुए हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन वही है जो आईपीसी में दी हुई थी। कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ है। कुछ नई चीज़ें, कुछ इक्की दुक्की नई धाराएं जोड़ दी गई हैं, और कुछ चीज़ों में कुछ जुर्माना जहां 100 था वहां 500 कर दिया गया है, 1000 कर दिया गया है। बस ये चेंजेस हुआ है। और कुछ मैंने बताया ना कि कुछ एक आध धाराएं कुछ जोड़ी गई हैं, कुछ धाराओं में हल्का फुल्का चेंज किया गया है। अगर ओवरऑल एक जनरल बात करूँ तो कोई चेंज नहीं हुआ है। हम ये कह सकते हैं 90% सब कुछ सेम है, 90% तक सब सेम है। यही हाल सीआरपीसी का भी है, और यही हाल एविडेंस का भी है। कुछ भी नया ट्राई नहीं किया गया है कि इतने दिन में ये केस ख़त्म हो जाएगा, इतने दिन में न्याय मिलेगा, किसी पे झूठा आरोप लगा है तो उस व्यक्ति को इतना मुआवजा मिलेगा, झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्ति को इतनी इतनी सज़ा मिलेगी। ऐसे किसी भी तरह से कुछ भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन दोस्तों नहीं किया गया है। मैं अभी उसे ही एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि इन सब के पीडीएफ मेरे पास आ चुके हैं। तो उसमें एक चीज़ देखने को मिली, बड़ी हैरान करने वाली है, कि मैंने कहा ना कि कुछ नया तो नहीं किया, लेकिन कुछ उलपटांग गड़बड़ जरूर इन्होंने करी है। सेक्शन 69 में पढ़ रहा था, आईपीसी का ये नया सेक्शन है 69। जैसे मैंने बताया कि बलात्कार की धारा 376 थी, तो यहाँ 64 हो गई है। उसी तरीके से 69 की जो धारा है नए आईपीसी में, वो धारा भी बलात्कार से संबंधित है, लेकिन बड़ी विचित्र धारा है। उसमें एक नया कानून इन्होंने जोड़ दिया है। वो कानून कुछ ऐसा है कि कोई भी पुरुष किसी महिला से
शादी का वादा करता है, या नौकरी दिलाने का वादा करता है, या कोई काम करवाने का वादा करता है, और ये करने के बाद वो पुरुष उस महिला से संबंध बनाता है, तो ऐसे पुरुष को 10 साल की जेल होगी अगर वो महिला की इच्छा पूरी नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह के कानून हैं दोस्तों। ये कानून तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि आप महिला से दूरी ही बना के रखें, वरना कल को आप किसी महिला के साथ घूमेंगे फिरेंगे, दोस्ती रहेगी, उससे कुछ विवाद हो गया तो वो आरोप लगा देगी कि इसने मुझे नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और फिर मेरे साथ इसने संभोग किया था। तो इसमें तो आप नप जाएंगे, आप तो उसको जानते नहीं तब भी आप नप जाएंगे। इसने नौकरी दिलाने का बहाना किया, इसने मेरा वो काम करवाने का बहाना किया, इसने लाइसेंस दिलवाने का बहाना किया, इसने शादी का झांसा दिया, तो इसमें तो किसी की भी मतलब हालत टाइट हो जाएगी। इन्होंने ये नई चीज़ जोड़ दी है और उसमें 10 साल का कारावास जोड़ दिया है। महत्वपूर्ण बात है कि क्या कि कोई महिला नौकरी के लिए जाएगी और कोई पुरुष कहेगा कि मैं तुमको नौकरी दिलवा दूंगा, तो क्या वो महिला उसके साथ बिस्तर में सो जाएगी? मतलब उसको नौकरी से ज़्यादा, मतलब नौकरी उसको ज़्यादा प्यारी नहीं है, मतलब नौकरी उसको ज़्यादा प्यारी है, सॉरी, उसको अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी नहीं है, उसको नौकरी ज़्यादा प्यारी है। ऐसा होता है क्या रियल में? और अभी तक जितने मामले चल रहे हो तो साफ साफ दिखाई दे रहे झूठे मामले हैं। कुल मिलाकर कोई ऐसा क्रांतिकारी चेंज नहीं किया गया है, उल्टा जो गंदगी थी वो और गंदगी हो गई है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ भी ऐसा खास चेंज नहीं है। मीडिया जरूर बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, लेकिन जिसको कानून की समझ है वो अगर उसको देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कोई भी चेंज नहीं किया गया। मैंने कहा ना, वर्ड टू वर्ड वही डेफिनेशन से जो पहले हुआ करती थी, किसी तरह का कोई परिवर्तन इनमें नहीं किया गया है। ये जो कदम उठाया गया है इसको मतलब ऐसे देखा जाए तो वोट बैंक की दृष्टि से देखा जाए तो मतलब अच्छा कदम, कई जो बीजेपी के जो भक्त हैं उनका वो कहेंगे कि अच्छा कदम है। ठीक है, नाम चेंज हो गया है भारतीय न्याय संहिता नाम कर दिया गया है, फिर भारतीय नागरिक संहिता नाम कर दिया गया है, फिर भारतीय साक्ष्य संहिता नाम कर दिया गया है, पूरा उसको हिंदी में ही नाम दे दिया गया है। लेकिन उसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया है कि जो लोग परेशान हैं कानून से और जिन पे झूठे मुकदमे चल रहे हैं और जिनके साथ सच में कोई क्राइम हुआ है, इनको किसी को कुछ भी राहत मिले, ऐसा किसी तरह का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। और ये प्रावधान इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ कानून दो ही तरह के लोग बनाते हैं। एक तो वो व्यक्ति जिसको नेता बोलते हैं, जो अनपढ़ गवार क्रिमिनल माइंडसेट का रहता है, और दूसरा वो व्यक्ति दोस्तों जिसको आईएएस या आईपीएस कहा जाता है, जिसको कानून का कोई ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ आईएएस आईपीएस बन के नेताओं की ही चमचागिरी करता है। ये दो लोग मिलके ही किसी तरह का कानून ड्राफ्ट करते हैं। यही कारण है कि हमारे कानून में लाखों के लूप होल्स हैं और उसमें इतने मिस्टेक्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि जो आम आदमी है वो उसमें उलझ के रह जाता है। तो अगर किसी को लग रहा है कि उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। किसी भी उटपटांग धारा को हटाया नहीं गया है, बल्कि कुछ धाराएं उटपटांग जोड़ दी गई जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसका परिणाम ये है कि उससे मामला और बिगड़ेगा आप ठीक है। लैंगिक समानता जैसा कोई भी मुद्दा इन कानूनों में नहीं उठाया गया है, क्योंकि लैंगिक समानता वाले कानून से आम आदमी को खतरा है, नेताओं को खतरा नहीं है। ब्रजभूषण सिंह जो ओलंपिक मामले में जिन पे आरोप लगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हुई, में गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई आम आदमी होता तो गिरफ्तारी हो चुकी होती। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि जो चेंजेस कैबिनेट द्वारा और मतलब पार्लियामेंट द्वारा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में किया गया है, उसमें कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। किसी को हमारी बात पे यकीन ना हो तो अभी हमारे पास तो पीडीएफ आ चुके हैं नए कानूनों के, वो आपको ही मिल जाएंगे, तो आप भी देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कि कई लोगों का कहना है कि हम पे जो केस चल रहे हैं उसमें क्या चेंज आएगा। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप पर जो केस चल रहे हैं पुराने कानून के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है, नए कानून के अनुसार नहीं चलेंगे। जिस तारीख से नए कानून लागू होंगे उस तारीख के बाद जो केस रजिस्टर्ड होंगे वो केस उनके अनुसार चलेंगे। मतलब
अभी जिन पर केस चल रहे हैं उन पर नए कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, इस पे संविधान का आर्टिकल लागू होता है, आर्टिकल 20, जो ये कहता है कि जिस तारीख से कोई कानून लागू हुआ है उसी तारीख से ही वो, उसके आगे की तारीख से ही वो आम आदमी पर लागू होगा। जिन लोगों ने उसके पहले कुछ किया है उन पर वो कानून लागू नहीं होगा। मान लीजिए आपने 1 तारीख को चोरी करी है, ठीक है, 1 जनवरी को आपने चोरी करी है और चोरी का दंड है मतलब 3 साल की जेल। अब 5 जनवरी को एक नया कानून आ जाता है कि चोरी में उम्र कैद होगी, तो चोरी में उम्र कैद अब उस व्यक्ति को होगी जो 5 जनवरी के बाद चोरी करेगा। जिसने 5 जनवरी के पहले चोरी करी होगी उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको वही सज़ा मिलेगी जो पुराने कानून में थी। तो जो नए कानून आए हैं, हालांकि उसमें कुछ भी नया नहीं, मैंने बताया आपको, हल्का फुल्का चेंज किया गया है और वो चेंज भी नेगेटिव वे में है। पॉजिटिव वे में तो कोई चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन जितना मैंने उसकी समीक्षा की मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जो ये लॉ चेंज किए इसमें खुश होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें सकारात्मक परिवर्तन नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि जो हमने समझाने की कोशिश आपको की वो आपको समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों के केस चल रहे हैं पुराने वो उसी आधार पर ही चलेंगे। इन कानूनों के लागू होने के बाद जब राष्ट्रपति साइन कर देगा उसके बाद ये इन्फोर्स में आएंगे, उसके बाद फिर कोई नया मैटर आता है तो इन कानूनों के तहत उसमें FIR होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है जो हमने बताना चाहा वो आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों।